हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ हाँ, कल कहाँ तक बताया था? कल अच्छा वो बताया था, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बता रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, अब स्पर्म, अच्छा, तो अब आप देखिए, स्पर्म का डिस्क्रिप्शन करना था, स्पर्म का डायग्राम बना दिया था। ये बंद को मैं, आपस में मत बात करिए। हाँ हाँ, स्पर्म, शुक्राणु, शुक्राणु। हाँ, कल आपको बताया था, तो शुक्राणु क्या है? यूनिट। तो शुक्राणु हैप्लॉइड होगा, आगुणित होता है, आगुणित होता है, और लगभग 50 माइक्रोन लंबा होता है, लगभग 50 माइक्रोन इन लेंथ, लंबा, और निम्न, क्या नहीं दिख रहा है? बोर्ड नहीं दिख रहा है? हैं? न दिख रहा है। 50 माइक्रोन लंबा होता है, निम्न। अभी इंग्लिश वाले भी इसका तो है भी, और इसी का निम्न 3 भागों में विभाजित होता है। अभी नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? हाँ? नहीं दिख रहा। अभी अभी क्या है? दिख रहा है? अच्छा, पूरा तो आएगा, नजदीक करने से पूरा आएगा। तीन भागों में विभाजित होता है। नंबर 1 हेड, ये शीर्ष भाग होता है, ये शीर्ष भाग होता है, लगभग 5 माइक्रोन लंबा होता है, 5 माइक्रोन लंबा, 5 माइक्रोन लंबा होता है। यह प्लाज्मा लेमा से घिरा हुआ, लेमा से घिरा होता है, घिरा होता है। हेड के शीर्ष पर टोपी नुमा, हेड के शीर्ष पर
टोपीनुमा एक्रोसोम होता है। टोपीनुमा एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम, एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम, एक्रोसोम पर झिल्ली, एक्रोसोम पर झिल्ली, एक्रोसोम पर झिल्ली, ये मैक बंद रखो। एक्रोसोम पर झिल्ली गैलिया कैप्टिस कहलाती है। गैलिया कैप्टिस कहलाती है। एक्रोसोम का निर्माण एक्रोसोम का निर्माण गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होता है। गोल्गी बॉडी से होता है। देखिए स्पर्म का हेड होता है लगभग 5 माइक्रोन होता है और स्पर्म हेड किससे घिरा होता है? स्पर्म हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इस पर टोपीनुमा रचना एक्रोसोम होती है और एक्रोसोम पर झिल्ली नुमा उसका कवर होता है गैलिया कैप्टिस। एक्रोसोम बनाता कौन है? एक्रोसोम कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी। अच्छा, क्या है? नहीं दिख रहा है, क्यों? एक ये सब मैक आपस में बंद करो या आपस में। हाँ, अब आप देखिए तो गोल्गी बॉडी से होता है। हेड में एक आगुणित केंद्रक होता है। एक आगुणित केंद्रक होता है। आगुणित केंद्रक होता है। आगुणित केंद्रक होता है। हेड में एक आगुणित केंद्रक होता है। अच्छा, हेड जो होगा और उसमें क्या कहते हैं, एक्रोसोम और हेड के बीच में क्या होता है? परफेक्टोरियम। हेड व एक्रोसोम के संधि पर परफेक्टोरियम होता है। टोरियम होता है। परफेक्टोरियम होता है। हेड के बाद होता है नेक। हेड के बाद होता है नेक, ग्रीवा। यह छोटा भाग होता है, यह सबसे छोटा भाग होता है। छोटा भाग होता है। क्या करता है? ये सबसे छोटा होता है।
किसको किसको, हेड और टेल को जोड़ता है। हेड व टेल के, हेड व टेल के मध्य में होता है, मध्य में होता है। हेड टेल के मध्य में होता है। हेड टेल के मध्य में क्या रहता है, आपका नेक, नेक रहता है। अच्छा, नेक में 2 सेंट्रियोल होते हैं। 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 दो सेंट्रियोल होते हैं। परफोटोरियम, परफोटोरियम दोनों को जोड़ने वाली खांच होती है। अच्छा, सेंट्रियोल होते हैं। ये एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं। राइट एंगल पर होते हैं, होते हैं। कैसे होते हैं, राइट एंगल पर होते हैं। अब क्या होता है, दाहिना वाला जो होता है यहाँ पे राइट एंगल पर होते हैं। अब जो प्राथमिक होता है, प्रारंभिक, वो सिर की तरफ होता है। समीपस्थ सेंट्रियोल, समीपस्थ सेंट्रियोल सिर की तरफ होता है। और दूरस्थ, दूरस्थ सेंट्रियोल, दूरस्थ सेंट्रियोल, दूरस्थ सेंट्रियोल, दूरस्थ सेंट्रियोल टेल की तरफ होता है, उच्च की तरफ होता है। ये पोर्शन क्या कहलाता है, नेक। तो ग्रीवा, देखिए सिर जो होता है ऊपर का हिस्सा होता है, दोनों सिर और पुछ को जोड़ने वाला टेल होता है। टेल में 2 सेंट्रियोल रहते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अब इसके बाद होता है टेल। अगला होता है टेल, पूंछ। अगला होता है टेल, पूंछ। यह 45 से माइक्रोन तक लंबी होती है। यह 40 से 45 माइक्रोन तक लंबी होती है। कहां से निकलती है, डिस्टल सेंट्रियोल से निकलती है। जो दूरस्थ सेंट्रियोल से निकलती है, सेंट्रियोल से निकलती है। दूरस्थ सेंट्रियोल से निकलती है, जिसमें निम्न भाग होते हैं। इसमें निम्न भाग, पहला मिडिल पीस, मिडिल पीस, मध्य, मध्य
अब आप देखिए यह करीब 7 माइक्रोन लंबा होता है, यह लगभग 7 माइक्रोन लंबा होता है। ग्रीवा से जुड़ा होता है, ग्रीवा से जुड़ा हुआ। यहां पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें अनेकों माइटोकॉन्ड्रिया कैसे रहते हैं, स्पाइरल पैडेड। इसमें अनेकों माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल पैडेड सर्पिल कुंडलित होते हैं, सर्पिल कुंडलित पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, सर्पिल कुंडलित पाए जाते हैं। क्या बनाते हैं, नैबन कर्ण, जिसे नैबन कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं। इसका मेन काम क्या है, शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने वाला भाग होता है। शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने वाला भाग होता है। इसी के कारण शुक्राणु मूव करते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, ये ऊर्जा, तो पूरी ऊर्जा इसी के पास होती है, इसी से ऊर्जा मिलती है, जिससे शुक्राणु मूव करता है। तो शुक्राणु का ये वाला भाग होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, और इसकी जो झिल्ली होती है उसे मेंचेट कहते हैं। इस भाग की झिल्ली मेंचेट कहलाती है। कहलाती है। और इसके अंतिम सिरे पर रिंग सेंट्रियोल होते हैं। अंतिम सिरे पर क्या रहते हैं, रिंग सेंट्रियोल, जिनका कार्य अज्ञात है। अंतिम सिरे पर रिंग सेंट्रियोल होते हैं। अंतिम सिरे पर 2 रिंग सेंट्रियोल होते हैं। इनका कार्य अज्ञात है। कार्य अज्ञात है। इनका कार्य अज्ञात है। अब आप देखिए, तो 2 रिंग सेंट्रियोल होते हैं, उनका कार्य अज्ञात है। फिर आपका आता है अब कुछ कहता है मिडिल पीस, और इसके बाद होता है दूसरा पार्ट कुछ का कोशा द्रव्ययी भाग, साइटोप्लाज्मिक बाउंडेड पार्ट। ये पुच्छ का मध्य भाग होता है, ये टेल का मध्य भाग, जिसमें कंसंट्रेटेड कोशाद्रव द्रव्य का आवरण रहता है, आवरण रहता है। फिर होता है एंड पीस,
अंतिम सिरा, एंड पीस अंतिम सिरा, एंड पीस अंतिम सिरा, अंतिम, ये सबसे लंबा होता है, ये सबसे लंबा होता है, ये सबसे लंबा, ये सबसे लंबा होता है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र, जिसमें कोशाद्रव्य आवरण नहीं होता है, आवरण नहीं होता है, यही हिलता है, यह हिलता है, जिसके कारण शुक्राणु गत करते हैं, जिससे शुक्राणु गति करते हैं, स्पर्म गत करते हैं। तो शुक्राणु गति के लिए रहता है, लेकिन गति के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा वहां से मिलती थी मिडिल पीस से। तो बीच वाला भाग सपोर्टिंग है और ये वाला हिलता है, और इसे फिल्म टर्मिनल भी कह सकते हैं। तो ये था आपका शुक्राणु, ये था आपका शुक्राणु। तो शुक्राणु आपके टेस्टिस में बनने की क्रिया को कहते हैं शुक्र जनन। कल आपको बताया था, उसमें 3 क्रिया बताई थी, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ, मैचुरेशन। तब वहां शुक्राणु बना था। एक शुक्राणु का वर्णन ये था, ये शुक्राणु का डिस्क्रिप्शन था, एक शुक्राणु का वर्णन। डायग्राम कल बना चुका था, अब इसको रब कर रहा हूं। हाँ, अब देखिए नर के विकास में कैसे क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन कार्य करते हैं। तो देखिए पहले तो सबसे पहले आपका हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, यहां से निकलता है GnRH हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या निकलता है, इससे निकलेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपका यहां से आता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब जो GnRH होता है, ये क्या करता है, ये काम कहां करता है, जाके जो निकलता है आपके हाइपोथैलेमस से, और आपके जाएगा किस पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करेगा। किस पर काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और वहां से आपके 2 हार्मोन निकलते हैं, उनको तेजित करेगा। तो ये 2 हार्मोन यहां से निकलते हैं, FSH और ICSH। यहां से 2 हार्मोन निकलते हैं, ICSH, ये कहते हैं LH, और FSH, ये 2 हार्मोन इससे आते हैं। लेकिन ये हार्मोन को एक्साइट ये करता है, ये बढ़ेगा तो ये आएगा FSH और ICSH या LH। अब देखिए इसका नाम होता है इंटरस्टिशियल कॉर्टिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
अब ये हार्मोन टेस्टिस पर जाके काम करते हैं। ये हार्मोन कहाँ काम करेंगे? टेस्टिस पर काम करेंगे। तो अब आपका आ जाएगा टेस्टिस से, टेस्टिस आपका आ गया। तो जो आपका टेस्टिस पढ़ाया था, ये अंदर एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था टेस्टिस। अब टेस्टिस में देखिए इंटरस्टिशियल हार्मोन, तो ये आपको इसके लिए काम करेगा और यहां से लीडिंग सेल होती है, इसकी लीडिंग सेल क्या देती है? टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। यही होता है नर विकास हार्मोन। लेकिन इसको उत्तेजित ये करेगा, ये क्या करता है? इसको उत्तेजित करता है, जिससे ये हार्मोन आपका काम करता है। और एफएसएच किसके लिए काम करता है? ये वाला हार्मोन काम करता है सर्टोली सेल पर। आपको पढ़ाया था सर्टोली कोशिकाएं, और सर्टोली कोशिकाएं जैसे उत्तेजित होंगी, इसके कारण ये उत्तेजित होंगी। और जैसे उत्तेजित होंगी तो यहां से दो हार्मोन आएंगे, एक आएगा एबीपी और एक आएगा इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन इससे उत्तेजित होगा, लेकिन यही हार्मोन क्या करेगा? इसको रोक देगा। ये हार्मोन इसको रोक देगा और इसको रोक देगा। इसको कहते हैं निगेटिव फीडबैक, ऋणात्मक पुनर्निर्देशन, पुनर्निर्देशन। मतलब क्या हुआ? क्या कर रहा है? देखिए, तो ये जैसे ही सर्टोली सेल से निकलेगा, तो सर्टोली सेल से जो इनहिबिन निकलेगा वो इसको रोक देगा। तो जब ये कम हो जाएगा तो ये आपका रुक जाएगा। और एबीपी जो होता है वो इसकी सांद्रता को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन की सांद्रता, टेस्टोस्टेरोन की सांद्रता। सांद्रता, टेस्टोस्टेरोन की सांद्रता को नियंत्रित करता है। आपको पीछे दिखा चुका हूं, ये सांद्रता को नियंत्रित करता है, आपको पीछे दिखा चुका हूं। तो टेस्टोस्टेरोन की सांद्रता के लिए काम करता है। ये टेस्टोस्टेरोन की सांद्रता को नियंत्रित करता है। और इधर से ही शुक्राणु बनना होता है। शुक्राणु बनने के लिए ये रहता है, उससे नर विकास, जननांगों का विकास, शुक्राणु निर्माण, ये सब यहां से होता है। सीमेंस बनना, वीर्य बनना, वो सब इस पर निर्भर करता है। और अब देखिए क्या होगा क्या? जब ये बढ़ेगा तो वो उधर कंट्रोल कर देगा, और जैसे ये कंट्रोल करेगा तो फिर घट जाएगा। और जैसे ये घटेगा तो इसको फिर ये घटते ही इसको बढ़ा देगा। यहां होता है पॉजिटिव, धनात्मक पुनर्निर्देशन। देखिए होता क्या है, जब ये जैसे ये बढ़ता है ये इसको रोक देता है तो ये कम हो जाता है। कम होते ही फिर ये वाला बढ़कर इसको बढ़ा देता है, और ये तो जब जो बना और फिर बढ़ाए तो वो होता है धनात्मक, घटाए तो वो होता है ऋणात्मक। अपोजिट काम करे तो ऋणात्मक, और सेम टू सेम उसको बढ़ाए तो धनात्मक। तो इस तरह से ये क्रिया को कंट्रोल कर लेता है। तो इतने हार्मोन काम करते हैं। तो ये हार्मोन मस्तिष्क में होता है, और ये मस्तिष्क में ये ग्रंथि होती है, इसको
उत्तेजित करता है, और जब ये उत्तेजित होता है तो ये आता है, ये लीडिंग सेल को उत्तेजित करता है जो वृषण में, जिससे आपके ये प्रोस्टेट ग्लैंड और आपकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, जिससे वीर्य बनता है, जननांग डेवलप्ड होते हैं, इन सब के लिए काम करता है ये, और इस सब से नर का विकास होता है। और ये फिर यहां से निकलता है एबीपी और इनहिबिन क्या करता है, इसको रोकता है। तो जो रोकेगा वो निगेटिव है, और जो बढ़ाएगा वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से कंट्रोल कर लेता है। तो देखिए, बस बहुत जल्दी आप लोगों की ऑफलाइन क्लास शुरू होने वाली है, तो इसलिए ज्यादा वो नहीं है, बहुत जल्दी शुरू की जा रही है। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा ये इसी हफ्ते की बात है, जैसा बन रहा है नोट कर लीजिए। और हाँ, तो ये आपका इनहिबिन इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। हाँ, एक और होता है एंटी मुलेरियन, भी यहां से आता है सर्टोलिसल से। एंटी मुलेरियन जो मादा जननांग के विकास को रोकता है। यहां पर एक और चीज होती है, एंटी मुलेरियन भी होता है। एंटी मुलेरियन ये क्या करता है, ये क्या करता है, जैसे आपको मालूम है कि स्त्री और पुरुष दोनों डेवलप्ड हो रहे होते हैं, तो स्त्रियों के जननांग जो होते हैं वो ना डेवलप्ड हो पाए, उसको रोकने का काम इसी का रहता है। आपको किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पढ़ाई थी, एड्रिनल ग्लैंड, वहां से भी एंड्रोजन एस्ट्रोजन आते हैं, और वो दोनों में, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों में आते हैं। लेकिन एस्ट्रोजन से लड़कियों का विकास होता है, तो ये रोकता है, ये भी यहीं से आता है, ये भी यहीं से आता है। और इसका सिक्रीशन 10 साल के बाद शुरू होता है, जनरली 13-14 साल में शुरू होता है। जब इसका सिक्रीशन शुरू होता है तभी पबर्टी आती है, दाढ़ी मूछ ये सब आना शुरू होते हैं जब ये आता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, तभी दाढ़ी मूछ और ये शोल्डर थोड़े बड़े हो जाते हैं, सब पूरा विकास इसी से हो जाता है। तो ये था आपका नर का पूरा डेवलपमेंट। ये वाला सिर्फ क्या है, जो मादा जननांग बन रहे होते हैं, मादा के उनको रोकता है, तो उनको रोकने के लिए था। अब आता है, जैसे आपने पढ़ा शुक्र जनन, ऐसे पढ़ेंगे अंड जनन, लेकिन अंड जनन अलग उसमें बताऊंगा। अब 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूं, तो इसको रख कर रहा हूं। वहां नेट जाता था, यहाँ बोर्ड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ, तो अब आप देखिए, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कुछ स्पेशल पॉइंट। देखिए, जैसे आपका स्पर्मियोजेनेसिस का बताया था, आपको स्पर्मियोजेनेसिस का बताया था, स्पर्मियोजेनेसिस का बताया था। मतलब क्या होता था, इसमें क्या होता था, पुच्छ वाले स्पर्मेटोजोआ बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। जोआ बनना, स्पर्मेटोजोआ ही स्पर्म में बदलते हैं, जोआ ही स्पर्म में बदलते हैं। स्पर्म आपका, इसके बाद पहले स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फिर ये होता है, पहले स्पर्मेटोजेनेसिस और फिर ये बनेगा आपका इस तरह से। अच्छा, अब आपके देखिए दूसरा होता है स्पर्मिएशन,
ये क्या होता है? स्पर्मों का वहां से सर्टोली सेल से निकलना, स्पर्म्स का सर्टोली सेल से निकलकर कहां जाना होता है? सर्टोली सेल से निकलना होता है, निकलना। चलिए, सर्टोली सेल से अगर निकल रहा होता है तो ये कहलाएगा कहां से निकल रहा होता है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से निकलना वो कहलाता है स्पर्मिएशन। फिर होता है इमिशन। कहां से कहां पर आना? यूरिथ्रा में पहुंचना। एपिडिडाइमिस से स्पर्म का यूरिथ्रा में पहुंचना, इमिशन कहलाता है। फिर होता है इंसेमिनेशन। शुक्राणु सीमेंस का वैजाइना में जाना, सीमेंस का माने वीर्य का वैजाइना माने योनि में जाना, योनि में पहुंचना, गिरना, इंसेमिनेशन होता है। फिर आता है इजाकुलेशन। इसको कहते हैं स्खलन। वीर्य का निकलना, स्खलन कहलाता है। वीर्य का निकलना इजाकुलेशन कहलाता है, स्खलन कहलाता है, बाहर निकलना। वीर्य का यूरिथ्रा से बाहर निकलना इजाकुलेशन कहलाता है। अब देखिए, बात को समझिएगा। इंसेमिनेशन इजाकुलेशन होता है। ऑल इंसेमिनेशन इजाकुलेशन होते हैं, बट ऑल इजाकुलेशन इंसेमिनेशन नहीं होते हैं। बात समझिए, इंसेमिनेशन इजाकुलेशन होता है, लेकिन सभी इंसेमिनेशन
इजाकुलेशन नहीं होते, इंसेमिनेशन इजाकुलेशन होता है, लेकिन सभी इजाकुलेशन इंसेमिनेशन नहीं होता। बस इंसेमिनेशन इजाकुलेशन है, इंसेमिनेशन इजाकुलेशन है, लेकिन सभी इजाकुलेशन इंसेमिनेशन नहीं है। अगर वेजाइना में छोड़ा जाता है तो इंसेमिनेशन है और वो इजाकुलेशन भी है, लेकिन अगर वेजाइना के अलावा कहीं जाता है सीमेंस तो वो इजाकुलेशन है, वो इंसेमिनेशन नहीं है। बस इतना अंतर है, बाकी एक ही चीज है। और सेमिनेशन एक होता है, सेमिनेशन भी एक होता है। सेमिनेशन शुक्राणु का वहां से निकलना, कहां से निकलना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलना। शुक्राणुओं का, शुक्राणु माने स्पर्म का, स्पर्म्स का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलना सेमिनेशन कहलाता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पॉइंट का अंतर है, सेमिनेशन अलग है, इंसेमिनेशन अलग है, इजाकुलेशन अलग है, इमिशन अलग है, लिटिल डिफरेंस है सब में। तो बस वो वर्ड को आपको ध्यान रखना है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का बनना होता है और स्पर्मियोजेनेसिस से टेल वाले स्पर्म का बन जाना होता है, और सेमिनेशन में वहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलना होता है। और आपका एक स्पर्मिएशन पढ़ाया था, स्पर्मिएशन में सर्टोनी सेल से निकलेगा, सर्टोनी सेल खाना देती थी, आपको बताया था। शुक्राणु वहां बनने के बाद सर्टोनी सेल में भरते हैं, वहां से खाना लेकर निकलते हैं। तो इस तरह सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और मादा का विकास कल पढ़ाऊंगा, मादा वाला कल पढ़ाऊंगा। ये था पूरा, नर का कंप्लीट हो गया, उसके हार्मोन, उसका वो नर कंप्लीट हो गया। मादा वाला कल से शुरू करूंगा। मादा वाले में कल oogenesis कैसे अंडा वो बता दिया था, फॉलिकल बनना बता दिया था। अब oogenesis बताऊंगा, अंडा कैसे होगा, अंडे का क्या होता है, अंडा कितना साइज, वो सब कल बताऊंगा। ठीक, ओके।